कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 7 निर्देशन चैप्टर चल रहा था, जिसका आज 6वां क्लास है। 5वां क्लास में मैंने नेता के बारे में बताया था, नेतृत्व करने वाला, कि नेतृत्व करने वाला क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसके गुण और किस प्रकार वह कार्य करता है। आज हमारा है नेतृत्व की शैलियाँ। ठीक है, नेतृत्व की शैलियाँ में सबसे पहला पॉइंट बोलता है लाइसेंस रिफर लीडर, है ना, भाग लेने वाला नेता। भाग लेने वाला नेता अक्सर इसे लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली कहा जाता है। भागीदारी नेतृत्व टीम सदस्य के साथियों को इनपुट का महत्व देता, अर्थात जो भी नेतृत्व करता है वह व्यक्ति अपने अनुयायी जो उसके अंतर्गत उसके कामों को संपन्न करते हैं, जिसको अनुयायी बोला जाता है, उसको एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में कार्य कराने की संबंधित वह एक कोशिश करता है कि वह जो बोलेगा उसके अनुयायी उसके अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक, दूसरा बोलता है लेकिन निर्माण करने के लिए जिम्मेदारी सहभागी नेता के साथ ही होती है, किंतु वह कार्य उसके नेता से संबंधित होता। अगर नेता नहीं होगा तो अनुयायी उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नेतृत्व को निर्देशन देने का, दिशा या मार्ग देने का कार्य कौन करता है? नेता के माध्यम से ही होता है। ठीक है, लेन देन वाला नेता जिसको बोलता है लेन देन की नेतृत्व शैली का उपयोग करने वाले प्रबंधक प्रदर्शन परिणामों के आधार पर टीम सदस्य को पुरस्कार दंडित शैली प्रदान करने के कुछ कार्य करते हैं। यह वह गुण होता है जिसमें अगर अनुयायी कुछ खराब काम करता है तो उसको दंड देना और अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत करना। इस प्रकार की शैली लेन देन की शैली में आते हैं। परिवर्तनकारी नेता परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली लक्ष्य के मिलने के लिए प्रबंधन के उच्च स्तर पर संचार का विभिन्न करता है। नेताओं एवं कर्मचारियों को प्रेरित करने, संचार एवं दृश्यता के माध्यम से उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करने में सहायता होता है। ये आपको बड़े बड़े उपक्रमों में दिखेगा जिसमें प्रबंधक अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, समय पर उत्पादन कार्य करवाता है और समय के अनुरूप कर्मचारियों से काम लेता है। यहाँ पर नेतृत्व जहाँ पर प्रबंध होगा वहाँ पर उसके अनुयायी कर्मचारी होंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बताया। उसके बाद नेता और बॉस में अंतर, नेता और प्रबंधक में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब है हमारा नया टॉपिक संप्रेषण या संदेशवाहक। संप्रेषण जिसको हम कम्युनिकेट कहते हैं, कम्युनिकेशन, संचार। हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक किस माध्यम से या किस प्रकार से पहुंचाए, उसको बोला जाता है संचार। संदेशवाहन संबंधी कार्य आदिकाल में चलने से है, क्योंकि संदेशवाहन या संप्रेषण के बिना किसी भी समाज की व्यवस्था को संचालित नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में संदेशवाहन के लिए कबूतर, बाज, पक्षी, घोड़े, ऊंट द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता। आपको पता है कबूतर में लिखकर भेज देते थे, कबूतर या चील क्या करता था, दूसरे स्थान में जाकर संदेशवाहन का कार्य करता था। किंतु आज हमारे व्यवसायिक जगत में या हमारे नॉर्मल या सामान्य जिंदगी में, सामान्य जीवन में कम्युनिकेशन का कार्य कौन करता है? टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, दूरदर्शन, ये सब एक प्रकार का संप्रेषण है, जो हम अपनी बातों को दूसरे तक इन सभी के माध्यम से पहुंचाते हैं। जिसमें इस प्रकार के संदेश में लिखे गए मोर, पंख, बाज की पकड़ी, छड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कागज के विशिष्ट कपड़ों या पत्तियों पर लिखा जाता था। किंतु धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती गई, जिसके औद्योगिक युग के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होने से संप्रेषण का महत्वपूर्ण तरीका भी बदल गया। मतलब हम अपनी बातों को धीरे धीरे क्या करते हैं, अब कबूतर का, बाज का, घोड़े, जानवरों का उपयोग नहीं करते। अब हम प्रौद्योगिक धीरे धीरे जब हमारा साइंस विज्ञान तरक्की किया तो हम लोगों ने संचार का माध्यम भी खोजा। संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण दो शब्दों के योग से बना है। संप्रेषण जिसका समान या भेजना है, अर्थात दो पक्षों या व्यक्तियों जिनका उद्देश्य हित एक समान हो, माध्यम सूचना, जानकारी, वार्तालाप आदि आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरों की बातों का खुद ग्रहण करना, ये हमारा वार्तालाप में हमारा संचार या कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। अपितु यह भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कहा गया या लिखा गया दूसरे व्यक्ति को समझने योग्य हो। अतः दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य एक ही सामान्य विषय पर सूची संदेश का आदान प्रदान संदेशवाहन कहलाएगा। ठीक, अगला बोलता है परिभाषा।
संप्रेषण से आशय शब्दों, पत्रों, संदेशों द्वारा समागमन, विचारों, सम्मतियों के विनिमय से। विनिमय मतलब आदान प्रदान। आप अपनी बातों को, पत्रों को, खतों को क्या कर सकते हो? आदान प्रदान कर सकते हो। इसको भी संप्रेषण कहा गया है। अब आता है संप्रेषण के तत्व अंग। पहला, संवाद भेजने वाला। हम अपनी बातों को भेज रहे हैं तो संवाद भेजने वाला अर्थात एक संवाद भेजने वाला जो अपनी बातों को भेज रहा है। दूसरा, संवाद प्राप्त करने वाला जिसके पास हम अपनी बातों को भेज रहे हो। सुनेगा तब तो हमारा कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि दो पक्ष का होना आवश्यक है। अब मैं खड़े होकर बस चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, किंतु अगला व्यक्ति सुनने वाला है ही नहीं, तब उसको संप्रेषण नहीं कहेंगे। संप्रेषण तभी संपन्न होगा, पूरा होगा, जब दो व्यक्ति आपस में बात करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तभी हमारा संप्रेषण पूरा होगा। तो संप्रेषण में एक संवाद भेजने वाला मतलब अपनी बातों को भेजने वाला होगा, तो दूसरा अपनी बात, उनकी बातों को प्राप्त करने वाला होगा। तीसरा बोलता है संवाद व सूचना। अब आप दो व्यक्ति तो आपस में हो गए, किंतु संवाद भी होना आवश्यक है। संवाद अर्थात अपनी बात बोलने के लिए और वो सुनने के लिए, जिन बातों को बोलते हैं संवाद। संवाद व सूचना संप्रेषण का महत्वपूर्ण अंग है। विषय वस्तु होती है, इसके बिना संप्रेषण का कोई महत्व, क्योंकि सूचना संवाद संप्रेषण किया जाता है। हम बात किससे करेंगे? बात होना भी तो जरूरी है ना। बिना संप्रेषण या बिना संवाद के हम एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान, बातों का वार्तालाप नहीं कर सकते। तीसरा अगला पॉइंट होता है संप्रेषण मार्ग। अब हमारा संप्रेषण जो हम वार्तालाप कर रहे हैं उसका मार्ग क्या है? किसके माध्यम से? खड़े होकर आपस में विचार कर रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, या टेलीविजन के माध्यम से, अर्थात हम कौन सा माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातों को करने का। और लास्ट पॉइंट होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया अर्थात हम जो बात किसी व्यक्ति से करते हैं या कोई व्यक्ति हमसे अगर बात करता है तो उस बात का हम उसको जवाब दें, प्रतिक्रिया दें, चाहे वो पॉजिटिव हो मतलब धनात्मक हो, चाहे नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, किंतु उसकी प्रतिक्रिया हमको व्यक्त करना जरूरी है। अर्थात संवाद संप्रेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संवाद भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, संवाद होना, मार्ग और प्रतिक्रिया, ये 5 चीज किसी भी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति बैठा और किसी से बोल दिए, उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो आपका संप्रेषण कभी नहीं होगा। संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि जब हम किसी से बात करते हैं या अपना वार्तालाप करते हैं, अपना संचार बनाते हैं, संचार भेजते हैं, तो वहां से उसकी प्रतिक्रिया हमको प्राप्त हो। उसके बाद आता है संप्रेषण के उद्देश्य। व्यवसायिक संस्था हो या अन्य क्षेत्र, सभी जगह संप्रेषण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। किसी संस्था में अच्छी संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावित बनाने का कार्य प्रबंधक करता है। इसकी क्या उद्देश्य है? पहला बोलता है संस्था के कर्मचारी को उसके कार्य से अवगत कराना। प्रबंधक क्या करता है? संप्रेषण वार्तालाप करता है, कर्मचारी को उनके कार्य को बताता है। दूसरा पॉइंट होता है कर्मचारी की संस्था की प्रगति की जानकारी देता है कि आप किसके माध्यम से किस प्रकार काम को संपन्न कराएं। तीसरा बोलता है संस्था की योजनाओं, नीतियों, कार्यों की जानकारी सभी को देना। जो प्रबंधक होता है वह समस्त कार्यों की जानकारी अपने कर्मचारियों को देता है। आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बना के रखता है, अर्थात कोई भी परेशानी, कोई भी क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूजन जिसको बोला जाता है, संदेह, ऐसा स्थिति नहीं बनने देता। जो है साफ साफ अपने कर्मचारियों को बताता है। उसके बाद कर्मचारियों के आवागमन को कम करना। उसके बाद संदेश द्वारा कर्मचारियों के सुझाव को मंगाना। अगर हम कोई काम को बता रहे हैं तो उससे और अच्छे तरीके से और किस तरीके से उस कार्य को पूरा हो जाए अपने कर्मचारियों को प्राप्त करना। कर्मचारी के उचित सहयोग एवं संस्था को लाभ में वृद्धि करवाना। तो ये तो था कर्मचारियों के उद्देश्य, मतलब संप्रेषण का उद्देश्य। अब आता है संप्रेषण के प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत या विशेषता। पहला स्पष्टता, जो भी बात हम लोग करते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा समय अनुकूलता, मतलब जो भी हम बात या संचार संप्रेषण करते हैं वो समय के अनुकूल हो। ठीक। अगला निरंतरता, कम्युनिकेट हमेशा होते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। आप कुछ बोलते हो तो उसका उत्तर या जवाब मिलना चाहिए, फिर हम कुछ बोले तो उसका जवाब हमको मिलना चाहिए, अर्थात ये निरंतर गतिमान चलते रहना चाहिए। उसके बाद पर्याप्तता,
ठीक, उसके बाद आता है प्रत्युत्तर, अर्थात आप जो प्रश्न करते हो किसी भी व्यक्ति से, अर्थात यहाँ पर कर्मचारियों से, तो उसका उत्तर हमको मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया जिसको बोला जाता है। उचित माध्यम, आप जो कम्युनिकेट करते हो, संचार करते हो, है ना, संप्रेषण करते हो, तो उसका माध्यम क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। भाषा का प्रयोग, आप किस भाषा का प्रयोग करते हो या कौन सी सरल भाषा से आप अपने कर्मचारियों से बातचीत करते हो, वो सरल भाषा होनी चाहिए जिसका प्रभाव उन पर पड़े, है ना। पत्रों में जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत ही विनम्र भाषा का उपयोग करते हैं, किंतु जब आपस में होते हैं तो थोड़ी कठोर भाषा हम, जैसे कर्मचारी से काम लेना है, कर्मचारी से काम लेना है, तो जब अगर कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम लोग उसको कठोर भाषा में भी बोल देते हैं, थोड़ा सा चिल्ला भी देते हैं, है ना, उसको समझाने के लिए उसको अच्छे से समझाते हैं। जब वो नहीं समझता है तो थोड़ा कठोर होकर भी हम उसको बोलते हैं। किंतु जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में देखना प्रिय, महोदय, सर, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कृपया, धन्यवाद, इन शब्दों को लगाकर ही हम पत्र लिखते हैं। अर्थात कौन सी भाषा, इस कौन से माध्यम में किस भाषा का उपयोग होता है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हमको होनी चाहिए। और परस्पर विश्वास, संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों में आपसी परस्पर विश्वास बना हो। जहां परस्पर विश्वास सद्भावना नहीं, वहां पर ऐसे संप्रेषण असफल हो जाते हैं। जैसे हम किसी को बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, अगर उसको समझ आया, वो हमारे अनुकूल है, हमारे साथ है, हमारा तालमेल अच्छा है, तो वो कार्य समय पर अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। किंतु हम किसी को बात करते हैं और उसको समझ में नहीं आया, आपसी संबंध अच्छा नहीं है, तो देखना वो कार्य पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, समय पर पूरा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में हमारा व्यवसाय लाभ से हानि की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद आता है संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ता हूँ। बोलता है व्यवसाय की सफल संचालन, व्यवसाय को सफल संचालन करना है तो सफल संचालन के लिए हमको कम्युनिकेट, हम बिना बात किए कैसे रह सकते हैं। किसी भी व्यापार, किसी भी व्यवसाय में हम अगर कर्मचारियों को अपनी भाषा या अपने संबंधित कार्य को नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय की सफलता, सफल संचालन हेतु। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, सुनना। वर्तमान में व्यवसाय का आकार काफी बढ़ गया है, विस्तृत व्यापार का संचालन एक व्यक्ति को करना कठिन है, अतः समस्या एवं निदान मात्र संप्रेषण ही ऐसा हो सकता है। संप्रेषण द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान में बैठकर व्यापार की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है। इससे वीडियो कैमरा, सर्किट कैमरा का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा बोलता है प्रबंधकीय कार्य सफल क्रियान्वयन। प्रबंध के विभिन्न कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय एवं संचालन में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व है। अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध की नींव है। प्रबंध के विभिन्न कार्यों में संप्रेषण का महत्व अग्र प्रकार स्पष्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। यदि आप अपनी बातों को कर्मचारियों तक बहुत ही सरल तरीके से पहुंचा सकते हो जिससे प्रभावित होकर कर्मचारी सही तरीके से आपके व्यवसाय में काम करें, तो ऐसी स्थिति में आप कम लागत अर्थात कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। अगला पॉइंट बोलता है शीघ्र निर्णय उनका क्रियान्वयन, अर्थात उचित समय पर अच्छा निर्णय लेकर उस निर्णय को कार्य में रूपांतरण कर सकते हो, कार्य के अनुरूप उस निर्णय को ढाल सकते हो। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, आपके संचार से, संप्रेषण से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। तृतीय पक्षकार से संबंध, एक पक्षकार तो व्यापार का मालिक होता है, दूसरा पक्षकार व्यापार के कर्मचारी होते हैं और तीसरा पक्षकार होता है व्यवसाय के लेनदार जो व्यवसाय को ऋण प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो तृतीय पक्षकार को संतुष्ट करना अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपने संप्रेषण संचार से, तो इसका कार्य भी किसके माध्यम से होता है, संप्रेषण से। और अगला बोलता है मानवीय संबंध, इससे बातों से हमारा आपसी संबंध अच्छा होता है, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, उसकी लागत में कमी आती है और कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आता है संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक संप्रेषण,
दूसरा लिखित संप्रेक्षण, औपचारिक संप्रेक्षण, अनौपचारिक संप्रेक्षण और नीचे ऊपर समतल संप्रेक्षण। मौखिक जिसको हम आपस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था संप्रेक्षण। इसके बाद लिखित मौखिक संप्रेक्षण हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 6वां 7वां क्लास में संप्रेक्षण के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, संप्रेक्षण के प्रकार से। जितना मैंने बताया इसको आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे और आगे लिखित संप्रेक्षण हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है?